नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं राहुल, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हॉन्टेड हेवन्स में। आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ मेरे और मेरे दोस्त के साथ घटी हुई एक बहुत ही खौफनाक घटना। ये बात है जब मैं और मेरा दोस्त ऑडिट का काम किया करते थे। ऑडिट के काम से अलग अलग शहरों में जाना होता था। ठीक उसी तरह हमें ऑडिट के काम से आगरा जाना था। ये बात है 11 जुलाई 2024 की। मैंने और मेरे दोस्त ने तय किया कि क्यों ना हम लोग बाइक से आगरा चलें। एक अच्छी खासी रोड ट्रिप भी हो जाएगी और एडवेंचर भी हो जाएगा। अगले दिन हम लोग अपनी बाइक लेके आगरा के लिए निकल गए सुबह 5 बजे। और मौसम थोड़ा बारिश का हो रखा था, तो हल्की हल्की, बहुत हल्की हल्की सी, आप समझ सकते हैं, बौछार टाइप की हो रही थी। और जैसे ही हम लोग खुर्जा तक पहुँचे, लगभग 90 किलोमीटर दूर मेरठ से, तो वहाँ पे बारिश बहुत तेज़ होने लगी। इतनी तेज़ कि हम लोग आगे का सफ़र बाइक पे नहीं कर सकते थे। हमें मजबूरन रुकना पड़ा। हमने थोड़ी देर वेट भी किया, लेकिन बारिश बंद नहीं हुई। तो धर्म ने कहा क्यों ना बाइक रेलवे स्टेशन पे खड़ी करके खुर्जा से आगरा तक का सफ़र बाई ट्रेन किया जाए। हमने बिना सोचे समझे अपनी बाइक स्टार्ट की और हम लोग पहुँच गए खुर्जा रेलवे स्टेशन। हम लोगों ने टिकट लिया और अपने ट्रेन का इंतज़ार किया, तो जल्दी ट्रेन भी स्टेशन पे आ गई। हम लोगों ने ट्रेन में बैठ के अपना आगरा तक का सफ़र तय किया। आगरा पहुँचे हम लोगों ने। वहाँ पे अपना काम ख़त्म करने के बाद वहाँ से मिठाई, जिसको बोलते हैं पेठा, आगरा की बहुत मशहूर है। अगर आप लोग जानते हो तो, जो लोग जानते हैं वो हमें कमेंट करके बताएं। और वो लेकर के हम लोग रेलवे स्टेशन पहुँचे, तो पता लगा कि वहाँ से कोई भी ट्रेन खुर्जा के लिए नहीं है। उस वक्त लगभग 7:30 का टाइम हो रहा होगा। हमने पता किया तो हमें पता लगा कि आगरा से अलीगढ़ के लिए एक ट्रेन है। तो हमने सोचा क्यों ना अलीगढ़ चला जाए। तो हम लोगों ने आगरा से अलीगढ़ तक का ट्रेन का टिकट लिया और अलीगढ़ पहुंच गए। अलीगढ़ पहुंचने के बाद वहां से भी कोई ट्रेन खुर्जा के लिए नहीं थी, तो हम लोगों ने बाय बस जाने का फ़ैसला किया। हम लोगों ने वहां से बस ली और बस में बैठ के खुर्जा के लिए निकल गए। खुर्जा के लिए जो बस हमने ली थी वो हाईवे से गई थी, तो वो शहर के अंदर नहीं गई थी। तो बस वाले ने हमें हाईवे पे उतारा। हाईवे पे उतरने के बाद हमने काफ़ी देर ऑटो का वेट किया। बारिश लगातार पड़ रही थी, बारिश बंद होने का कोई नामो निशान नहीं था। तो इसीलिए हम लोग भीगते हुए ही अपने लोकेशन पे पहुँचे। स्टेशन पहुँचने के बाद जहाँ पे कि हमारी बाइक खड़ी हुई थी पार्किंग में, हमने वहाँ जाके आवाज़ दी तो पार्किंग से एक लड़का निकल के आया। उसने बोला भैया इस वक्त आप लोग कहाँ जा रहे हैं। मैं बोला हमको मेरठ जाना है। तो उसने हमें मना किया कि सर बारिश हो रही है, इस वक्त आप मेरठ के लिए ना जाएं, वो रास्ता ठीक नहीं है। मैंने कहा नहीं, हमारा जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें अगले दिन सहारनपुर जाना था। उसने काफ़ी मना किया, लेकिन मैं नहीं माना। शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अगर मैंने उस दिन उसकी बात मान ली होती तो शायद ये खौफनाक घटना हमारे साथ ना घटी होती। उसने बोला कि सर आप चाहें तो इधर ही रुक सकते हैं, हमारा गेस्ट हाउस भी है, हम उसका आपको कोई चार्ज नहीं करेंगे, पर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वक्त यहाँ से मेरठ के लिए ना जाएं। उसके बहुत मना करने के बाद भी हम लोग मेरठ के लिए निकल गए। अभी हम कुछ दूर चले ही थे कि बारिश अचानक से बहुत तेज़ होने लगी। मैंने धर्म को बोला, धर्म जो बैग तूने पीछे टांग रखा है, जिसमें हमारा सारा सामान होता था, लैपटॉप, हमारे रजिस्टर वगैरह जो भी स्कैनर होते थे, मैंने उसको बोला कि मैं इसको आगे टांग लेता हूँ क्योंकि बाइक ऐसे नहीं चलाई जा रही है। उसने मेरे को बैग दिया, मैंने बैग अपने आगे टांगा और टंकी के ऊपर उसका वेट रखा और बाइक चलाने लगा। लगभग 4 से 5 किलोमीटर हम लोग चले होंगे वहाँ से। तो धर्म ने बोला कि बारिश बहुत तेज़ हो रही है, 1 मिनट के लिए तो बाइक रोक, मैं रुक के देख लेता हूँ कि बैग के अंदर पानी तो नहीं गया, जिससे कि लैपटॉप ना ख़राब हो जाए हमारा। बोला हाँ ठीक है, रोकता हूँ, थोड़ा आगे चलते हैं, देखते हैं कुछ ऐसी जगह मिले जहाँ पे कि बारिश ना हो। तो थोड़ी दूर और चलने के बाद मुझे एक छोटा सा ठिया जैसा मिला, मतलब एक छप्पर टाइप का डला हुआ था 4 बांस के खंभों के ऊपर, और वो नीचे से खाली था। अंदर शायद किसी की दुकान रही होगी पहले, छोटी सी। धर्म के उसके अंदर गया, मैंने उससे सटा के बाइक रोकी। अंदर जाने के बाद धर्म ने बैग को चेक किया, तो मैं बहुत ही पास था, पूरा विज़न क्लियर था, सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था, कुछ ऐसा नहीं कि अंधेरा हो।
मैंने उसको देखा, उससे पूछा धर्म क्या सब कुछ ठीक है? उसने कहा हाँ सब कुछ ठीक है, कोई समस्या नहीं है। अचानक उसने सामने की तरफ देखा और बहुत जल्दी से बाइक पे आके बैठा। मैंने कहा क्या हुआ? तो शायद यही हमारी सबसे बड़ी गलती हुई थी कि मैंने उस जगह पे बाइक रोकी थी। हमें नहीं पता था कि एक ऐसी एंटिटी हमारा वहाँ पे वेट कर रही है कि जिससे शायद हम अपने घर तक भी पीछा नहीं छुड़ा पाएंगे। ये हमारी सबसे बड़ी भूल हुई कि हमने वहाँ पे बाइक रोकी, लेकिन अब क्या कर सकते थे। तो धर्म ने मुझे आके बताया कि तुझे अंदर कुछ नहीं दिखा? मैं बोला नहीं, मुझे तो कुछ नहीं दिखा, अंदर हुआ क्या है वो बता। तो उसने बोला कि अंदर ऐसे ऐसे बुढ़िया अम्मा बैठी है और उसने कंबल लाया काले कलर का, और जैसे ही उसने मेरी तरफ देखा तो उसकी बिल्कुल वाइट आंखें, अंदर की पुतलियाँ थी ही नहीं। बस इतना सुनते ही मेरा दिमाग ठनका। मैंने बोला धर्म चुप हो जा, कुछ नहीं हुआ, तूने कुछ नहीं देखा। क्योंकि मैं समझ गया था कि कहीं ना कहीं हमारा सामना एक ऐसी एंटिटी से हो चुका है शायद जिससे हमें बहुत खतरा था या खतरा होने वाला था। लेकिन क्यों ना वो चीज़ हम पे हावी हो, हम उसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर करते हैं। मैंने बिना कुछ सोचे समझे तुरंत अपनी बाइक का पूरा थ्रोटल दिया, पूरा एक्सीलेटर दिया, और जितनी तेज़ हम उस बारिश में जा सकते थे हम चलने लगे। मैं धर्म से बात कर रहा था बीच बीच में। धर्म मुझे बताने की कोशिश भी कर रहा था बार बार कि क्या उसने देखा खौफनाक। मैं सिर्फ उसको यही बोल रहा था बार बार कि तूने कुछ नहीं हुआ, चुप हो जा, सिर्फ नॉर्मल बात कर। कुछ नहीं हुआ है हमारे साथ, हम लोग नॉर्मल जैसे गए थे वैसे ही नॉर्मल आ रहे हैं बातचीत करते हुए। पता नहीं उसके दिमाग में क्या था, लेकिन वो बहुत डरा डरा सा था। बहुत सारे पॉइंट्स पे आने के बाद उसने मुझे कस के पकड़ा, मेरे कंधे पे हाथ रख के। तो मैं समझ गया था कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा है, कुछ तो है ऐसा जिसको देख के ये बहुत डरा हुआ है। उसके बाद हम लोग अपने मेरठ में पहुँचे। हालांकि कोई ऐसी घटना अभी तक मेरे साथ नहीं हुई थी, क्योंकि मैंने उस चीज़ को अपने ऊपर कहीं ना कहीं हावी होने नहीं दिया। मैंने हिम्मत बना के रखी, अपना दिमाग एक ही साइड रखा कि हमें सिर्फ मेरठ पहुंचना है। लेकिन मैं नहीं जानता था कि धर्म पीछे बैठ के क्या क्या चीज़ें फेस कर रहा है। मेरठ पहुंचने के बाद मैंने धर्म से पूछा, धर्म बता क्या हुआ था जब हमारा घर वहाँ से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर रह गया। तो उसने बताया कि अंदर एक बुढ़िया बैठी थी जिसकी आंखों की पुतलियाँ थी ही नहीं, और उसने एक कंबल ओढ़ा हुआ था। कि मैंने उसकी तरफ देखा, उसने अपना मुंह झटके से मेरी तरफ किया, और मानो उसको देख के मेरा खून ही सूख गया। इतनी खतरनाक वो बुढ़िया लग रही थी, इतनी खतरनाक एंटिटी थी जिसका वर्णन शायद मैं शब्दों में नहीं कर सकता। उसने मुझे पूरी बात बताई कि हम जैसे जैसे आगे चल रहे थे वो बुढ़िया हमारे पीछे पीछे आ रही थी। कभी उड़ती हुई, उसके पैर ज़मीन पे थे ही नहीं, कभी वो हवा में थी, और कभी पेड़ के ऊपर मुझे उल्टी लटकी हुई दिखी और बोली कि तू चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, तेरा दोस्त भी चाहे कितनी भी बाइक तेज़ चला ले, लेकिन तुम यहाँ से नहीं जा सकते। तो उसके बाद धर्म ने बताया एक मौका ऐसा आया जहाँ पे तेरी बाइक का बैलेंस बिगड़ा था। वो एक खम्भे के ऊपर से सीधी हमारे ऊपर जंप करी थी जब मैंने तुझे कस के पकड़ा था। इतना सुनते ही भाई मैं क्या आप लोगों को बताऊँ, मेरे पैरों के नीचे से मानो ज़मीन निकल गई। उसके बाद जैसे तैसे करके हम लोग अपने घर पहुँचे। हम इतने थक चुके थे, या कह सकते हैं इतने डर चुके थे, हमने बिना सोचे समझे कपड़े चेंज किए। खाना खाने की भी बिल्कुल हिम्मत नहीं की, जाके सीधा बिस्तर में सोने की तैयारी करने लगे। हम लोग लगभग 11:30 पौने 12 बजे के आसपास घर पहुँचे होंगे। तो मैं अपने बिस्तर में लेटा और मैं सोया ही था, मेरी लगभग आँख लगी थी। 1 बजे करीब मुझे ऐसा महसूस हुआ मानो कोई घर के अंदर चल रहा है। एक बार मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है वाइफ उठी हो या मम्मी हो, कोई चल रहा होगा कमरे में। लेकिन जब मैंने आंखें खोल के देखा तो उस कमरे में कोई नहीं था।
वाइफ सोई हुई थी, मैंने बाहर देखा मम्मी भी सोई हुई थी। मुझे लगा शायद मेरा वहम हुआ होगा, जो इतनी सारी हमारे साथ अभी घटनाएं हुई हैं उस वजह से शायद दिमाग इल्यूजन क्रिएट कर रहा होगा। मैं वापस आया और सो गया। मेरी हल्की सी आंखों की झपकी लगी ही थी, तभी ऐसा लगा किसी ने दरवाजे में बहुत तेज़ पत्थर फेंक के मारा हो। मेरी झटके से आँख खुली। मैंने जैसे ही गेट की तरफ देखा, आप यकीन नहीं मानोगे, वहाँ पे मुझे इतना बड़ा काले रंग का साया दिखाई दिया, मानो कोई औरत वहाँ खड़ी होकर मुझे घूर रही है। उसकी सिर्फ आंखें दिखाई दे रही थी, लाल लाल चमकती हुई, और सिर्फ एक साया था, एक परछाई थी, इसके अलावा और कुछ नहीं। मेरा दम सूख गया। मैंने कंबल के अंदर मुंह डाला और मैं सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन सच ये है, सोना क्या, मैं इतना डर चुका था जिसका मैं आपको वर्णन नहीं कर सकता। उसके बाद मैं लेट के मन ही मन में हनुमान चालीसा का जाप करने लगा, और जैसे ही मैंने जाप शुरू किया, कुछ लाइनें पढ़ी थी हनुमान चालीसा की, मैंने कंबल हटा के देखा तो वहाँ पे कुछ नहीं था। मैंने हनुमान चालीसा पढ़ी और मैं पढ़ते पढ़ते ही उसे सो गया। सोने के बाद थोड़ी देर तक सब कुछ शांत रहा, सब कुछ ठीक रहा। उसके बाद अचानक ऐसा लगा कि किसी ने फिर दरवाजे में दस्तक दी हो, मानो मेरी जान निकल गई। उसके बाद जो मैंने देखा, वो साया सीधा आके मेरी छाती पे बैठा हुआ, और उसके हाथ मेरे गर्दन पे थे। आप यकीन नहीं मानोगे, आप सोच सकते हो उस वक्त मेरी हालत क्या रही होगी। मैंने बिना सोचे समझे हनुमान जी को याद करना शुरू किया और उनकी हनुमान चालीसा का जाप शुरू किया। जैसे ही मैंने हनुमान चालीसा का जाप शुरू किया, मानो वो साया अचानक कहीं गायब हो गया। मैंने बिना सोचे समझे धर्म को फ़ोन किया। धर्म ने बोला, मैं तुझे ही फ़ोन करने वाला था, बहुत जल्दी करके ऊपर आ। धर्म जो मेरे साथ ऑडिट पे गया था, वो मेरे घर के ऊपर ही रहता है। मैं बिना सोचे समझे धर्म के पास गया। भाई, मैं जाके क्या देखता हूँ, धर्म बहुत डरा हुआ हनुमान जी की मूर्ति के आगे बैठ के हनुमान चालीसा का जाप कर रहा था। शायद उसने भी कुछ फेस किया था, लेकिन मैं जैसे ही उसके पास गया, उसका डरा हुआ चेहरा देख के मैं सारी बात समझ गया। उसने मुझे पूरी बात बताई कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ, क्योंकि जो चीज़ सेम नीचे मैं फेस कर रहा था, वही चीज़ वो भी फेस कर रहा था। तो हमने उस दिन पूरी रात ऐसे ही हनुमान जी की मूर्ति के आगे बैठ के काटी, और हनुमान चालीसा का जाप हम लोग करते रहे। अगले दिन सुबह कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ नॉर्मल लगा। हमने किसी को बताया भी नहीं है इसलिए कि हमारे साथ रात को क्या हुआ या आते टाइम क्या हुआ। अगला दिन पूरा दिन में ऐसे ही रहा, थकावट, सिर में दर्द, क्योंकि हम लोग सोए भी नहीं थे ना भाई। फिर जो अगले दिन की रात आई, डर दिमाग में था, बहुत टेंशन थी कि आज कुछ ऐसा ना हो। लेकिन जैसे ही हम लोग सोए हैं, लगभग 12:30 बजे के आसपास मुझे सपना दिखा कि वो एंटिटी आके मेरे सीने पे बैठी है, मेरा गला दबाते हुए मुझसे बोल रही है कि मुझे तुम ही लोग ले करके आए थे, और अब मैं तुम्हें यहाँ से लेकर अपने साथ जाऊँगी। मैं बहुत चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, ना मेरे मुंह से आवाज़ निकल पा रही थी और ना मैं हिल पा रहा था। बस एकाएक मैं उसे सिर्फ देख रहा था, उसकी लाल चमकती हुई खौफनाक आँखें और उसके हाथ मेरी गर्दन पे। मुझे कुछ और चीज़ नहीं सूझी जब मुझे लगा कि अब कोई मदद नहीं कर सकता, कोई नहीं बचा सकता, लेकिन भैया हनुमान जी तो सबके रक्षक हैं। तभी मैंने हनुमान जी को याद करना शुरू किया, मन ही मन उनका जाप शुरू किया, और जाप करते करते ही देखा तो मैं रिलीज़ हुआ, मैं बिल्कुल फ्री हो गया। मेरे सीने पे जो वो बैठी थी एंटिटी, वो गायब हो गई, वहाँ से भाग चुकी थी। मैं फ़ौरन धर्म के पास गया, ऊपर भाग के उसे सारी बात बताई। उसने बताया कि जो चीज़ तेरे साथ हुई वही चीज़ मेरे साथ भी हुई, और धर्म फिर उस रात वैसे ही हनुमान जी की मूर्ति के आगे बैठा हुआ था, हनुमान चालीसा का जाप करते हुए। मैंने और उसने उस रात भी पूरी ऐसे ही बैठ के काट दी हनुमान जी की मूर्ति के आगे।
ये शायद हनुमान जी थे जो हमें 2 दिन से उस एंटिटी से बचा रहे थे, पूरी प्रोटेक्शन दे रहे थे। अगले दिन हमने डिसाइड किया कि इस चीज़ का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अगर इसका कुछ नहीं किया गया तो शायद हम कुछ करने के लायक ही ना रहे। तो धर्म को तभी याद आया कि उसका एक दोस्त उत्तराखंड में रहता है, मनोज नाम का। उसके पापा इन चीज़ों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। तो हमने बिना सोचे समझे तुरंत मनोज को फ़ोन लगाया और मनोज को सारी बात बताई जो जो हमारे साथ पिछले 2-3 दिन से बीत रहा था। उसने भी बिना कोई देरी किए अपने पापा से इस बारे में बात करी। उसके पापा ने बताया कि जो भी चीज़ तुम्हारे साथ ही जुड़ी हुई है ये तुम्हें जल्दी नहीं छोड़ेगी, इसीलिए बिना कुछ सोचे समझे बहुत जल्दी, जल्द से जल्द आ सकते हो तो मेरे पास देहरादून आ जाओ, हम देखते हैं इस चीज़ का क्या हो सकता है। मैंने और धर्म ने बिना एक भी मिनट गवाए हमने तुरंत पता किया कौन सी अगली ट्रेन है देहरादून के लिए, और हम लोग अपना बैग उठा के फ़ौरन देहरादून के लिए निकल गए। हम लोग लगभग शाम को 5 बजे के आसपास देहरादून पहुँचे और पहुँचने के बाद सीधा उसके पापा के पास गए। उसके पापा को हमने पूरी बात बताई जो जो हमारे साथ 2 दिन से बीत रहा था। उसके पापा ने बोला ठीक है, अभी हम पूजा में बैठेंगे, जब हम पूजा करेंगे तब मेरे पास आना, जब तक आप लोग घर में आराम करो, यहाँ पे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो आप लोग शायद ना जानते हो लेकिन उत्तराखंड में उनके जो पहाड़ी देवता जिनको बोलते हैं कि उन्होंने बताया कि वो हमारे घर की रक्षा करते हैं। भाई उसके बाद हमें सिर्फ इंतज़ार था अंकल के पूजा करने का, और वो कुछ समय बाद आए। लगभग 6:30 या 7 का टाइम हो रहा होगा। उन्होंने अपनी पूजा शुरू की। हम लोग भी वहीं बैठे थे, हमें बिठाया दोनों को, मनोज भी साथ ही बैठा था। बैठने के बाद उन्होंने हमसे सारी चीज़ पूछी, कहाँ गए थे। उसके बाद वो कुछ समय के लिए ध्यान लगा के बैठ गए। ध्यान लगाने के बाद उन्होंने जो भाई हमें बात बताई है, आप यकीन मानना, उन्होंने हमें कुछ ऐसा खौफनाक बताया जिसके बारे में हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने हमें बताया कि जिस जगह पे तुमने बाइक रोकी थी बारिश में अपनी, वहाँ पे एक चुड़ैल का वास था, और क्योंकि तुम लोगों के पास मिठाइयाँ भी बहुत सारी थी वहाँ से ली हुई, पहली बात तो इतनी मिठाइयाँ लेके तुम्हें ऐसी सुनसान जगह पे बाइक रोकनी ही नहीं चाहिए थी। उसके बाद उन्होंने ध्यान लगाया, पूजा करी, और उन्होंने बोला कि एक मिठाई का डब्बा लेकर के आओ। हम वहाँ पे मिठाई का डब्बा लेके गए तो उन्होंने बोला जो चीज़ के पीछे ये एंटिटी आई थी, हमने इसको वो चीज़ दे दी है जो ये मांगना चाह रही थी। वो देने के बाद उन्होंने कुछ अपने रिचुअल्स किए, अपनी पूजा की, और बोला कि मैंने उससे वचन ले लिया इस चीज़ का कि वो यहाँ से ये मिठाइयाँ लेकर के चली जाएगी, और आगे से कभी भी ऐसे रास्ते से मिठाइयाँ लेकर भी आओ तो कभी ऐसे मत रुकना। उन्होंने बहुत सारी पूजा की थी, बहुत से मंत्र पढ़े थे, बहुत से रिचुअल्स किए थे, और उन्होंने बताया कि वो चुड़ैल थी, उसने बोला कि मैं हर हाल में इन्हें लेकर जाऊंगी, क्योंकि ये लोग वहाँ से मिठाइयाँ जो लेकर आए थे, मैं उसी के पीछे पीछे इनके साथ आई हूँ। इन्होंने बिल्कुल भी सावधानी नहीं बरती, और ये मेरे पास आए, इन्होंने मुझे बिल्कुल भी नहीं दी। मेरे को वो मिठाई चाहिए जो ये वहाँ से लेकर के आए थे, और मैं वो लेकर जाऊंगी और इन्हें भी साथ में लेकर जाऊंगी। ये सुन के भाई हमारे दोनों पैरों तले ज़मीन निकल गई कि वो मिठाई तो ख़त्म हो चुकी थी, हम लोग सब में बांट चुके थे। उन्होंने बोला कि मिठाई की उसी ये मांग कर रही है वो। उन्होंने बोला ठीक है, इसको बांधा जाएगा। उन्होंने हमसे मिठाई दूसरी मंगवाई और बोला कि इसको हम उसको दे देंगे भेंट स्वरूप, और कोशिश करते हैं कि वो मान जाए और यहाँ से चली जाए। बहुत से रिचुअल्स के बाद वो वहाँ से एंटिटी मानी या नहीं मानी या गई, लेकिन हमारे साथ कोई भी नेगेटिविटी उसके बाद नहीं हुई। हमने उनको बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया, बहुत बहुत धन्यवाद करके हम लोग मेरठ के लिए वापस आए। अगले दिन आने के बाद हम लोग बहुत डरे सहमे से अपने बिस्तर में सोने जा ही रहे थे कि हमें ऐसा लगा कि फिर कहीं कुछ नेगेटिविटी ना हो या कोई बुरी शक्ति का
एहसास ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया है बजरंगबली जी का, बहुत बहुत आभार है। उन्होंने हमारी रक्षा की, वहाँ आगरा से लेके घर आने तक, और घर में रहने के बाद भी उस एंटिटी से उन्होंने हमें बचा के रखा। तो आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। अगर आप लोगों के पास भी कोई ऐसी कहानी है तो हमें इंस्टाग्राम या मेल आईडी पे लिख भेजिए। और आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल का आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।